अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ हमारे दोस्त सुमीत पीर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा नमस्कार। लगता है आपसे बात करके और वेरी बहुत मच। कुछ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम बात करते हैं जरा इंडिया की। आपको मालूम है कि कोरोना किस तरह से वहां पर और पूरी दुनिया में इनफेक्ट लोग इफेक्ट हुए उससे। लेकिन कुछ दिन पहले मैं न्यूज में भी देख रही थी कि ज्यादा दोबारा से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन फिर भी लोग शायद इतना ज्यादा एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, या कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह से है। तो आप क्या समझते हैं, अभी वैक्सीन भी आ गई है तो किस तरह से आपके यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है? कोई लिस्ट आई है, कोई डिटेल्स आई है तो आप प्लीज शेयर करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। बहुत अच्छा लगता हमें भी आपके शो पे आके। देखिए थैंक यू। आरजू जी, हमारी जो अभी है कुछ केस बढ़े थे करीब कुछ स्टेट्स है महाराष्ट्र और केरला में हम्म। जहाँ 70% केस आ रहे थे। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ केस बढ़े थे, ओवरऑल जहाँ 10-12 हजार केस आ रहे थे, 16-17 हजार तक नंबर जा रहा था। बट डेथ्स का जो फिगर है वो ऑलमोस्ट वही था। अब पीछे एक डिस्कशन हुआ था यहाँ जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बैठी थी। ये जो डिस्कशन हुआ था, मोदी जी इसके चेयरमैन थे, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि 1 मार्च यानी कि कल से यहाँ 10 करोड़ लोगों को, 10 से 15 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर जो भी है मैंडेटरी उसको वैक्सीन लगनी है। और जो 45 से ऊपर है जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी का मतलब ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो और भी कुछ दिक्कतें हो, वो भी रजिस्टर करके उन्हें वैक्सीन लग सकती है। यहाँ अभी 30,000 इंस्टीट्यूट नियुक्त किए, 30,000 इंस्टीट्यूट। 10,000 गवर्नमेंट के हैं जहां वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगेगी, 20,000 प्राइवेट है जहां आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। और वहां पे सबसे अच्छी बात है आरजू जी, वहां का भी अभी लिस्ट भी आ गई है। अभी तो एक आध घंटे पहले लिस्ट आ गई है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की, 30,000 आप एज पर सिटी देख सकते हैं। जैसे जहां मैं रहता हूँ तो मेरे से 1-8 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही। और मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो यहाँ खुद ही गवर्नमेंट आके अपार्टमेंट में ही लोगों को वैक्सीन करेंगे। जैसे मैंने अपने माताजी पिताजी का नाम लिखवा दिया है, तो उन्हें आके भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है आरजू जी, जो वैक्सीन लगेगी प्राइवेट में भी केवल 250 रुपए में। 250 रुपए बेसिकली उनका हैंडलिंग चार्ज है, वैक्सीन वहां भी फ्री है। तो कंफ्यूजन बहुत होगा भाई, सरकारी में फ्री प्राइवेट में पैसे नहीं। ये जो 250 रुपए, ये केवल उनके जो हैंडलिंग चार्ज, आप जाएंगे अब वो यहाँ आएंगे, सिरिंज का खर्चा, मैन पावर का खर्चा। पर मजे की बात है, अगर आप इसकी गणित निकालें, मैथमेटिक्स निकाले, 15 करोड़ लोग हैं आरजू जी और 30,000 सेंटर है। अगर मैं इसको मैं देखूं कि अगर मैं मानूं 1 महीने में हमें इम्यूनाइजेशन खत्म करनी है, दोनों डोज लगाने हैं। और ये भी मेरे सुनने में आया, अभी कंफर्मेशन नहीं हो सकता, आने वाले टाइम में एक ही वैक्सीन लगे, दो की जरूरत ना पड़े। चलिए अभी हम मानते हैं दो भी लगने हैं, जो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल डाटा है। तो जो पर सेंटर जो लोड आ रहा, 166 वैक्सीन आ रहा, तो 167 टीके केवल लगने हैं, जो मुझे लगता है कि 2 घंटे में लगेंगे। तो कोई लोड नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और कोई प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आजू बाजू में सरकारी सेंटर भी है, प्राइवेट सेंटर भी है, और जहाँ मल्टी ड्वेलिंग यूनिट्स है, जो अपार्टमेंट टाइप जहाँ रिहाइश है, वहां पे वो खुद आके लगा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप 166 का नंबर देखें, 166 ओनली पर सेंटर, इट इज नथिंग। और जैसे ही ये फेज खत्म हो, फिर अगले फेज रोल आउट होंगे, फिर अगले रोल आउट होंगे। मजे की बात ये है आरजू जी की, 10 करोड़ इज 100 मिलियन। 100 मिलियन का, अगर मैं सिर्फ जो 60 साल के ऊपर है, अगर मैं इनमें 50 करोड़, वो भी जो 45 के ऊपर कोमोर्बिडिटीज वाले हैं, तो 100 to 150 मिलियन का वैक्सीनेशन ड्राइव is up and running in India from tomorrow. We have the list. सरकारी में फ्री है, गवर्नमेंट में कितने 250 रुपए केवल लग रहे हैं, जो उनका हैंडलिंग चार्ज है प्राइवेट में, वो लिस्ट है सबके पास है। और ऑलरेडी हम वो अथॉरिटीज अप्रोच करी, बताइए आपके यहाँ 60 साल से ऊपर कौन है। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से लगेगा, और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव होगा, क्योंकि 150 मिलियन को कोई वैक्सीनेट नहीं कर रहा। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप 15 करोड़ और 22 करोड़ का गणित ले ले, तो ये शुरू हो रही है। इसके बाद और ड्राइव शुरू होंगी। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से एक आध महीने में हम इस पे कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, डॉक्टर, मीडिया के, पुलिस वाले, आर्मी वाले, जो भी फ्रंटलाइन ड्यूटीज पे जिनको क्लासिफाई किया, उन पे वैक्सीन लग चुकी है। और टचवुड सब सलामत है, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब 60 साल से ऊपर वाले और 45 साल से ऊपर वाले, जो वनरेबल हमारा सेक्शन है,
उसको इम्यूनाइज करें और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे चलेगा। आरजू जी। तो सुमित जी, आपके ख्याल से ये जो दूसरी वैक्सीन आप कह रहे हैं 2 वैक्सीन लगनी है, तो उन दोनों के बीच में कोई मतलब कोई गैप दिया जाएगा, कोई टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम के बाद? और सेकंड इसकी मैंने सुना है कि मे बी आई एम रॉन्ग कि वैक्सीन के बाद भी जो है एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली जो SOPs है वो फॉलो करने हैं, वरना उनको फिर कोरोना हो सकता है वैक्सीन के साथ भी। ये बात आप समझा रहे हैं लोगों को? क्योंकि लोग समझते हैं वैक्सीन लगी बस ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हम ऐसे घूमेंगे जैसे पहले घूमा करते थे। देखिए आरजू जी, जो वैक्सीन है, जो अगर मान लीजिए आज को 1 मार्च किसी को लगती, तो दूसरा डोज सेम वैक्सीन का 21 मार्च को लगेगा। 21 दिन बाद डबल दूसरा डोज लगता है, बूस्टर डोज कहते हैं। मैंने ये सुना है कुछ सोर्सों से कि आने वाले टाइम में वैक्सीन में एफिकेसी होती है, पावर होती है। मैं साधारण भाषा में समझूं, अगर उस पावर को बढ़ाया जाए तो शायद फिर एक डोज की जरूरत लगे, पर ऐसा ऑफिशियली कोई फिगर या कोई डाटा है नहीं, तो इस पे बात करना ठीक ही नहीं होगा। पर ऐसी कुछ अटकलें हैं जरूर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर जब आपको दूसरा डोज वैक्सीन लगता है, तो आपको कोरोना होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। बट आपको अगर कोरोना हो गया, यू आर स्टिल आर अ कैरियर। मान लीजिए मेरे पिताजी को वैक्सीन लग गया, मुझे नहीं लग गया, उन्हें कोरोना तो संक्रमित करेगा नहीं, बट उनसे मैं जरूर संक्रमित हो सकता हूँ, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी आ गई है, पर मेरे में नहीं आ गई। तो इसलिए जरूरी है वो भी मास्क पहने, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, और मैं जा रहा हूँ मैं भी मास्क पहनूं। तो जो कहना है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनो और काम पे जाओ, वो तो चलने वाला है जी। देखिए, जब तक 51% पॉपुलेशन का आंकड़ा क्रॉस नहीं करते, तब तक टेक्निकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, आप पे कोई डिलाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड साइंस डज नॉट अलाउ इट। आपका हमारा परसेप्शन कुछ भी होता है, मैथमेटिकली देखेंगे, मेडिकली देखेंगे, 51% जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे, यू आर नॉट सेफ। तो आपको तो होगा नहीं, पर आप किसी और भले आदमी को दे दें तो वो भी तो ठीक नहीं। तो जिनको अब ये वैक्सीन लग रहा है, उन पे बहुत जरूरी है। आप तो भाई सेफ हो गए, आपका नंबर पहले आ गया, अच्छी बात है, पर हमारे आपके जैसे लोग का भी सोचे, जिनका भी नंबर नहीं आया, उनको भी सेव करके चले। तो मैं उनसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो दर्शक देखते हैं बहुत समझदार हैं और बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत दानिशमंद है, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, आप में से बहुतों को भी वैक्सीन लगेगा सर, मैडम, पर आप ध्यान रखें, लापरवाह ना हो। अभी ये लड़ाई लंबी है। हाँ, सेंध लगा ली है, जीत रहे हैं, पर लड़ाई लंबी है आरजू जी। लेकिन एक चीज और है सुमित जी, जो सुनने में आ रही है, जिससे भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग उसके लिए लोग परेशान ना हो, मगर वो ये कि वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को ये भी शिकायत हुई है कि बॉडी पेन रहा है, कुछ को टेम्परेचर हो गया है एक पूरे वीक के लिए, मैंने सुना। और अगर हम यूरोप में चेक करें तो वो कहा जा रहा है 2-3 लोगों की डेथ भी हुई है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन की वजह से ही हुई हो, लेकिन इस तरह की कुछ चीज बात चली थी। तो इससे लोगों को किस तरह से आप समझते हैं कि समझाया जाएगा कि वो घबराए नहीं? अगर वो जो हमारे इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं, तो वो घबराना नहीं है कि अगर टेम्परेचर हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि समटाइम आप कह रहे हैं जैसे डोज बढ़ा देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि डोज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है वो इतनी तेज किस्म की जो मेडिसिन हो या वैक्सीन हो, उसको हर बॉडी तो एक्सेप्ट नहीं करती। आपको पता है बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो बेटर यही है कि 2 वैक्सीन पे चला जाए। देखिए आरजू जी, जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, मेडिकली कहते हैं लीथल साइड इफेक्ट्स और नॉन लीथल साइड इफेक्ट्स। लीथल साइड इफेक्ट होता है जिसमें भगवान न करे, खुदा ना करे कि आदमी ऊपर, देखिए ऐसे साइड इफेक्ट है कुछ चाइनीज वैक्सीन में पाए गए हैं। और एक देखिए नॉन लीथल साइड इफेक्ट। नॉन लीथल साइड इफेक्ट होता है आपको बुखार आ गया, खारिश आ गई, रैश पड़ गया। अगर आपको आपको पता होगा, जब हम बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं तो उनको भी बुखार, डॉक्टर कहता है भाई पैरासिटामोल दो, क्रोसिडो, बुखार आना, रैश आना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, ये एक लाजमी चीज है, क्योंकि आप इम्यूनिटी को इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज इंजेक्टिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी, तो बॉडी थोड़ा उसमें रिएक्ट करती है। एक आंकड़ा है हमारे यहाँ से, जो ये देखिए लीथल साइड इफेक्ट आज तक, क्योंकि 2 करोड़ करीब हम वैक्सीन लगा चुके, 2 करोड़ इज 20 मिलियन, कोई लीथल साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। हाँ, नॉन लीथल साइड इफेक्ट में जैसे बुखार, जो आपने सही कहा, रैश आना है, ऐसा कुछ होना, ये पाया गया। बट द गुड न्यूज इज इट इज 0.2%। ऑफिशियल जो नंबर आया है 0.2%, यानी कि अगर मैं मानो 1000 लोगों को लगेगा तो शायद 2 लोगों में ये जो आप बुखार या जो रैश वाला या कुछ हल्की फुल्की बॉडी एक वाली चीजें कहेंगे, ये कहेंगे। और मजे की बात ये, जो हम बच्चों में लगाते हैं, बच्चों में रेशियो इज मोर देन 1%।
तो ये जो 0.2% का जो आंकड़ा है मेडिकली साइंटिफिकली इट्स 101% सेफ। इनफैक्ट ये नेग्लिजिबल है। अगर आप जहां आप 100 150 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात करें, अगर उसका 0.2% निकाले वो तो कुछ भी नहीं। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा, देखिए अभी आप बहुत ज्यादा रिस्क में हैं। आप कल को कहीं आ रहे जा रहे, क्या पता कब कोरोना पकड़, ये बहुत ज्यादा कंटेजियस वायरस है। ये जो सीरीज के वायरस है मैडम, उससे 5 गुना, इट इज 500 टाइम्स मोर, 500% या 5 टाइम्स मोर कंटेजियस। नहीं तो जो कोरोना फैमिली के और 6-7 वायरस हैं ऑलरेडी, हमें उनकी रेजिस्टेंस भी है, पर ये वाला जो है स्ट्रेन बहुत डेडली और बहुत कंटेजियस है। तो वैक्सीन लगाना इज योर प्रॉमिस ऑफ लाइफ। आप वैक्सीन लगाइए, डरिए मत, क्योंकि अगर भी 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका, और विदेशों में देखिए अभी वैक्सीन करीब मेरे साथ 30 मिलियन डोज यानी कि करीब 30 लाख 3 करोड़ लोगों को और वैक्सीन लग चुका है। अगर हम गणित निकाले 30 + 20 तो 5 करोड़ लोग हैं, 50 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ईश्वर की कृपा रही है, कोई लीथल साइड इफेक्ट हमें दिखा नहीं। छोटे मोटे जो प्रेडिक्टेड या जो प्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, खारिश, रैश, हल्का फीवर, यही दिखे हैं। तो इतना बड़े स्तर पे अगर 5 करोड़ लोग सही सलामत है, कोरोना फ्री है, मैं नहीं मानता कि अब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता कहीं पे भी है। एक चीज और है सुमित जी, जो पाकिस्तान में हमने सुनी, वो ये कि कहा गया कि जब अगर कोई ट्रैवल करना चाहे, फॉर एग्जांपल यूरोप जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि उन्होंने वैक्सीन ली हो, उनको मतलब उन्होंने ले लिया हो वैक्सीन को। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि वो ये भी चेक करेंगे कि किस कंपनी की है। हर जगह की वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है और आप फिर यूरोप जाना चाह रहे हैं या कहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो रूल्स हैं वो रखे हैं। तो ऐसा कुछ इंडियन वैक्सीन के साथ भी है कि उनकी वैक्सीन कौन सी कंपनीज हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, अगर कोई ट्रैवल करना चाहे इंडियन वैक्सीन लगा के, तो आपके ख्याल से कर सकेगा? देखिए आरजू जी, अभी इसमें 2 पहलू है। पहली बात है कि हर कंट्री का जो इमिग्रेशन सिस्टम है अलग, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। बट हाँ, मेरे को ये लगता है एज ए ह्यूमन, टॉकिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव, वैक्सीन लगा के लोगों को ट्रैवल करना आना बहुत अकलमंदी की बात है। क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, सूडान हो, कनाडा हो, चिली हो, आप चाहते नहीं कि एक जहाज में बैठ के और यहाँ आपके 200-500 लोग इन्फेक्ट हो जाए। कोई भी नहीं चाहेगा, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो इम्यूनाइजेशन बिफोर इंटरनेशनल फ्लाइट, आई कंप्लीटली सपोर्ट एंड एंडोर्स इट। अब आपने दूसरा सवाल पूछा, अब देखिए हर कंट्री का अलग लॉ, कोई क्या मानता, कोई क्या मानता। अब जहाँ जो इंडियन वैक्सीन की बात है, इट हैज बीन जो हमारे एस्ट्राजेनेका और जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन है जो हम अभी लोगों को लगा रहे हैं, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन, इट इज अप्रूव्ड बाय द अमेरिका। तो अगर आप यूरोप में कहीं ये वाला वैक्सीन, क्योंकि हमने तो वैक्सीन भी भेजी है काफी कंट्रियों को, अगर आप ये वैक्सीन लगा के जा रहे हैं तो इसकी एफिकेसी में उन्हें डाउट नहीं है, आपको इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट लेना जाना। वैसे भी अगर आप अफ्रीका पहले भी ट्रैवल करते थे, येलो फीवर का वैक्सीन लगता था, तो मैं भी जाता था, तो येलो फीवर का वैक्सीन यहाँ से लेकर उसका सर्टिफिकेट लगा के लेनी पड़ती। जब आप लैंड करोगे तो सबसे पहले का येलो फीवर वैक्सीन, वो बोलेगा वैक्सीन ये भैया, तो उसकी फोटो भी लेनी पड़ती। कई बार क्या होता है, कोई वैक्सीन छीन लेता, कहता $15, तो वो अलग मसला है। बट उसकी फोटो आपको अपने पास रखनी पड़ी, वो पर्चा आपको पासपोर्ट के इक्वल है, वो आपके लिए संभाल के रखना, भाई मैं वैक्सीनेट हूँ, मुझे येलो फीवर का खतरा नहीं। बट इसकी यहाँ प्रॉब्लम डबल है। वहां तो ये कि आप आज आपको येलो फीवर हो गया, वो आपको इफेक्ट करेगा, बट अगर आप कैरियर हैं, आप उस मुल्क में गए, आप तो वहां 500,000 लोग, पता नहीं कितनों को इफेक्ट करें। तो वैक्सीनेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल के बिल्कुल मैं फेवर में हूँ, और अब मुझे लगता है काफी कंट्रियों में वैक्सीन पहुंच गई है। और एटलीस्ट जो लोग ट्रैवल करेंगे, हमें ये हक नहीं बनता आरजू जी कि मैं जो और किसी दूसरे को इन्फेक्ट करूँ। ये तो कहीं इंसानियत वाली बात नहीं। हमें तो पाकिस्तान में तो सर पोलियो के लिए भी हमें दिखाना पड़ता है, हमें वो कार्ड भी बनवाना पड़ता है। हालांकि पोलियो तो बहुत छोटे बच्चों को होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये शर्त भी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कार्ड दिखाना पड़ता है कि आपने पोलियो का चेकअप करवाया हुआ है, या आपने उसके जो है वो जो व्हाटएवर जो भी उसकी मेडिसिन या इंजेक्शन होते हैं वो लिए हुए, तब अब वो जो है वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो कि हम पिछले 1-2 दिन से वैसे हम इस टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे भी पूछना बहुत जरूरी है कि LOC पे आपको मालूम है सीज फायर हुआ है और कहा गया है
कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी दोबारा से इस चीज को कहा गया है तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो इस चीज को बड़ा वेलकम करती हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर हम कंपेयर करें इंडियन गवर्नमेंट्स को जो अभी है या जो पहले थी कांग्रेस की, या पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट अभी है या जो पहले गवर्नमेंट्स थी, कि इनमें से आप किसको समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज को लेके आगे बढ़ी कि सीज फायर होना चाहिए और आपस में इस तरह से बिला वजह इधर उधर आपको पता है फायरिंग होती है और फिर लोग जो हैं जो वहां पे रहते हैं, स्पेशली जो कि ना तो सोल्जर्स होते हैं ना कुछ, तो लेकिन उनके घर है वहां पे, उनको जो है वो इंजर्ड भी हो जाते हैं, बहुत दफा डेथ्स भी होती हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इस तरह की फायरिंग नहीं होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट्स ने बेहतर काम किया या काम करने की कोशिश की? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कारण क्या है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था 2003 से 2006 तक, तो वाजपेयी जी थे और यहाँ मुशर्रफ साहब थे। तो 2003 से और 2006 के पीरियड में एक गोली भी नहीं चली थी। तो 3 साल का एक विंडो ऐसा है जहां कोई वायलेशन नहीं हुआ। अगर फिर आप देखें, सीज फायर वायलेशन 2006 से बढ़ती रही है और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए, सीज फायर वायलेशन जो है जो लोकल कमांडर्स के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, क्योंकि अगर गोली चलेगी तो उनको जवाब देना पड़ता। अब आप तो ये जानते हैं, अभी जो प्राइमरी, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, प्राइमरली सीज फायर का जो अभी ऐलान हुआ, आई एज अ पर्सन सपोर्टेड, आई एंडोर्स योर व्यू, क्योंकि देखिए हम कभी नहीं चाहते कि लोग इस साइड मरे उस साइड मरे, या हमारा फौजी हो आपका फौजी हो, हमारे सिविलियन हो आपका सिविलियन हो, ये हम कभी नहीं चाहते। लोगों की मौत किसी भी तरह इज नॉट अ गुड थिंग। देखिए, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना कभी भी किसी भी परिस्थिति में अच्छी बात नहीं है। अगर इससे ये बचती है, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन। पर अब मैं दूसरे मरहले पे आऊंगा, दूसरे फेज पे आऊंगा। पर एक यहाँ जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, कुछ फौज के भी अफसर हैं, कुछ पॉलिटिक्स में, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, तो वो बहुत घबराए हुए आरजू जी, कहते हैं भाई ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है, क्योंकि भाई ये मतलब ये पाकिस्तान अचानक सीज फायर के लिए कह रहा भाई हमें सीज फायर करना है, तो अगर आप सीज फायर छोड़ दोगे तो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कैसे करोगे? दूसरी बात, अब अगला, यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं भाई तैयार रहिए, अगला कहीं आतंकवादी हमला होने वाला है। देखिए, 2-3 चीजें इसमें खुल के आ रही है। पहली चीज, लोग कुछ अब ये जो परसेप्शन है, पहली चीज है जो आज जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, अभी उसमें या तो आप मतलब पेट्रोल खरीदे, दूध चीनी खरीदे, या वो बम गोले खरीदे, दोनों की परिस्थिति है नहीं। फाइनेंशियल रिजर्व पाकिस्तान के पास इतने है नहीं कि ये करे। अगर ये करता है तो आप लोगों के इंटरेस्ट को, बेसिक नीड्स को दरकिनार करते हो ये कर रहे हो। भाई मैं कह रहा हूँ बम गोले खरीद रहे हो, इससे अच्छा वैक्सीन खरीद लो। वैक्सीन तो ज्यादा जरूरी है ना बंदूकों से। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ एक थॉट प्रोसेस ये भी आरजू जी की, देखिए इतनी बड़ी आर्मी चाइना की थी, इतना बड़ा उनका इमेज था, ये था, 10 महीने बाद 8 किलोमीटर पीछे गया। आपके लास्ट डिबेट में हमने काफी डिस्कस किया था, विद लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरा इंफ्रा उन्होंने पीछे किया 8 किलोमीटर। अगर 10 महीने बाद चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है तो भाई पाकिस्तान कहां से कुछ कर लेगा? आप वैसे 4 जंगें लड़के हार चुके हो, आपने 30 साल प्रॉक्सी वॉर चलाया, कुछ नहीं मिला, आतंकवादियों को भेज रहे हो उन्हें 2-3, अब देखिए वैसे भी जो शेल्फ लाइफ आतंकवादी की मेरे हिसाब से लेस देन 1 ईयर है। 70% ऑफ द टेररिस्ट आर एलिमिनेटेड इन लेस देन 1 ईयर। 40-50 बचे होंगे, अब कब तक वो खड़े होंगे वो तो वही जाने और ऊपर वाला जाने। बट ये जो मॉडल है ये कॉन्सेप्चुअली फेल हो चुका। अगर ये मॉडल फेल हो चुका तो अब मुझे बताइए, सरहद पे ये बम बंदूकें चलाने का पॉइंट क्या? मिला कैसे? जब चाइना को एक जमीन नहीं मिली तो आपको क्या मिलेगा? एक ये मॉडल है। तीसरा मॉडल जो हमारे यहाँ भी एक अप्रेंशन है, वो ये है कि भाई ये कहीं वहां चाइना पीछे चला गया, यहाँ पाकिस्तान पीछे चला गया, कि कुछ बड़े खिचड़ी तो नहीं बन रही है, कि कोई बड़ा धमाका होने की अंदेशा आज भी। अच्छा सोचिए सर, अच्छा सोचिए, बुरा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, पर ऐसा भी एक ये जो है ना, यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस है कि भाई दोनों पीछे चले गए। देखिए, अब आपको एक आंकड़ा दूंगा, आपके अस्कर्डू एयरबेस पे 40 से 50 चाइनीज जेट्स हैं। क्या वो वहां है या गए मुझे नहीं पता। देखिए, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि जो मुझे सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है जो। पर एक बहुत पॉजिटिव चीज इसमें आई है, जनरल नरवाने ने बोला कि इवन इन दिस चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास जमावड़ा नहीं लगाया, आर्मी का कंसंट्रेशन नहीं हुआ है, ये खुद नरवाने साहब कहते हैं। तो इसको मैं पॉजिटिव स्टेप मानूंगा। पर साइड में एक और बड़ा
गंभीर आंकड़ा है मेरे पास, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पिछले साल, मतलब मैं 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले साल करीब 540 या 550 सीज फायर वायलेशंस हुई। जब चाइना एलएसी पे आया था आरजू जी, 4645 सीज फायर वायलेशंस वर डन बाय पाकिस्तान, which is almost 10 to 11 times. ये क्यों हुआ, इस पे क्यों किया गया? अब चाइना हट रहा है। अब देखिए, जब चाइना एलएसी पे था तो जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन है ऑल टाइम हाई है, 11 गुना ज्यादा है, 11 टाइम्स मोर, और आई कैन से 500 1000% मोर, मतलब परसेंटेज या गुणा में देखें जैसे इसको देखना चाहें। कहां पहले 550 थी, 3 साल ऐसे के कोई नहीं था। फिर उससे पुराना साल 19 की बात करें 500 550। अब इस 10 महीने में 4645। अब चाइना आरजू जी पीछे जाता तो पाकिस्तान कहता जी हम ये हम सीज फायर करेंगे। अब कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही कि डोवाल साहब यूसुफ साहब से मिले थे जो आप कहने से, पर उन्होंने ट्विटर पे बोल दिया नहीं जी मेरे से किसी थर्ड कंट्री में बात नहीं हुई थी। कुछ अटकलें ये भी है। अब ये कॉम्प्लेक्स, इसको अगर मैं आइसोलेशन में देखूं, प्रेसिडेंस में देखूं, हाँ ये संभव है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, आई कंप्लीटली एंडोर्स यू, मैं आपका समर्थन करता हूं। बट अब मैं इसको चाइना के साथ मिला के देखूं तो एक दूसरा थॉट प्रोसेस आता है। तो अब ये, और हमें ये भी पता कि आपकी हुकूमत की आर्मी पे तो चलती नहीं है, आर्मी वाले वही करेंगे जो उनके मन में होगा। अब मियाजी साहब कुछ भी बोलते रहे, वो तो बोलते रह जाएंगे भाई, उनको तो वही करना जो करना है। अब आर्मी का कमर्शियल इंटरेस्ट कहाँ है? अब देखिए, फौजी तंजीम आपका 10% जीडीपी कंट्रोल करती है, ये भी कोई छुपी बात है नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में बातें हैं। तो अब इन सब चीजों को देखा जाए, अचानक क्या हो गया? अब जो डीजीएमओ लेवल पे जो देखिए ऑलरेडी मेजर लेवल पे हॉटलाइन होती है, ठीक है जी, फिर ब्रिगेडियर लेवल पे होती है, फिर अगर जरूरत पड़े तो डीजीएमओ लेवल पे भी हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई, और ये मैकेनिज्म पिछले 30 साल से एप्लीकेबल है। अगर 30 साल से एप्लीकेबल है, 4645 सीज फायर वायलेशन क्यों हुए? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चाइना पीछे जाता, अब आप पीछे जाते हैं। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मंशा अच्छी हो, पीस रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे। बट मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज ए इंडियन और एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर, आई हैव माय डाउट्स। मेरा डाउट इस पे है। मैं तो ये कहता हूँ पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। ये मतलब मुझे जो क्लाइमेक्स से पहले एकदम प्लॉट नीचे आता है ना, फिर एकदम क्लाइमेक्स आता, वो कहीं वो वाली बात ना हो। आई होप लेकिन सर वो वाली बात तो इंडिया की तरफ से भी हो सकती है ना। और दूसरा जो आप वायलेशन की बात कर रहे हैं तो वो तो दोनों तरफ से हुई है ना, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। एक ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान करता जा रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से शरारत दोनों तरफ से होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक का काम नहीं है, दोनों मिलके शरारत करते हैं। लेकिन बात वही है कि ऐसा नहीं है कि चाइना पीछे चला गया तो पाकिस्तान ने कहा अब क्या करें, पाकिस्तान भी बैठ गया। चाइना जो पीछे गया है वो भी इतने टाइम के बाद, तो आप लोगों के साथ कोई ना कोई बात हुई होगी। दूसरे इस तरह की चीजें सर जो चलती हैं वो तो आपको खुद पता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी कहलाती है, और इस तरह से तो वो तो बातचीत चल रही होती है। और ये इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी पहले ही 10 चीजों में फंसे हुए हैं, कहीं फार्मर प्रोटेस्ट है, कहीं कुछ, अभी बंगाल का अभी वो जो चल रहा है आपका इलेक्शन, उसमें भी कुछ खास अच्छी न्यूज नहीं है मोदी सरकार के लिए। तो हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि चलो इधर से तो सुकून करूं, फिर ताकि पहले कंट्री में अंदर क्या हो रहा है वो सेट कर लिया जाए। और सेम यही चीज इमरान खान साहब के साथ है कि कभी वो अपोजिशन उनके लिए खड़ी हो जाती है, कभी सेनेट का इलेक्शन उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो भी हो सकता है चाह रहे हो कि बॉर्डर को थोड़ा सा पीसफुली रहने दिया जाए, ताकि पहले कंट्री में जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें। आपको नहीं लगता इस तरह की कोई बात हो सकती है? देखिए आदु जी, पीस इज वेलकम, पीस होनी चाहिए, रहनी चाहिए। बट मैं ये नहीं मानता कि जो इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब अपनी जगह में जो भी अंदर के मसले हैं या जो भी कुछ है, दैट इज हैंडल्ड बाय होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनका काम है डिफेंस देखना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उनका काम है एक्सटर्नल अफेयर्स देना। ये दोनों ये सब आपस में बात जरूर करते हैं, बट नोबडी सुपरसीड्स अदर कि हाँ जी बंगाल में इलेक्शन है इसलिए जी पाकिस्तान पे नरम हो जाओ, या फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा जी चाइना को बोल नरम हो जाओ। मैडम, चाइना तो 8 किलोमीटर पीछे गया ना, हम तो धन सिंह थापा पोस्ट पे थे और अब भी लास्ट ईयर इस समय आज के दिन तब वही आज ये पीछे कौन गया? पहली बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान हमारे पोस्ट पे अटैक करेगा, फायरिंग करेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीज फायर को, अगर आप इसको स्टडी करें, हु स्टार्टेड,
This 4,645 का आंकड़ा है where Pakistan has broken the ceasefire, but it is but naturally Indian army has to retaliate. वो तो उनका काम है, वो तो रिटेलिएट करेंगे. उसमें वो मेरे कहने से वहां फिर वो लोकल कमांडर लेवल पे बातचीत आ जाती है, मेरे किसी के कहने से वो नहीं रुकेंगे. बंगाल की जहां तक आपने बात की, देखिए बंगाल में जो हमारा इलेक्शन है इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप जन सहलाव देखिए, हजारों लोग, लाखों लोग कोरोना के होते हुए रैलियों में आ रहे हैं. अगर आप देखें जो बंगाल में जो परिस्थिति बन रही है, ममता दी जो है हमारी ममता दीदी, वो काफी घबराई हुई है. दर्जन, आप तो आरजू जी, आप तो खुद मीडिया वाले, आप तो देखो, अगर किसी के 100-150 लोग भाग गए, उनका अपने भाई कहते हैं, ममता जी के, ममता दीदी के अपने भाई कहते हैं, भाई ये वंशवाद हटना चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए. और मोदी जी का जो डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और एजेंडा वो ऑल टाइम हाई है. आप देखिए कितने लोग उनकी मीटिंगों में आ रहे, कितने अमित शाह जी वहां बैठे हैं, नड्डा साहब वहां बैठे हैं. तो जो वहां जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था हमारा 1 साल पहले, तो ममता दीदी ने कहा था, कुछ बंगाली मुझे आती नहीं, उन्होंने कहा था शून्य, मतलब शून्य का मतलब बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा. अब 42 में से 19 सीटें बीजेपी ले गई. अब ममता दीदी को ये लग रहा कि उनके 100-150 तो वैसे निकल गए, उनके अपने भाई उनके खिलाफ कह रहे हैं, और जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट है प्रशांत किशोर साहब, कुछ कर नहीं पा रहे ग्राउंड पे. अच्छे व्यक्ति है पर अब की बार कुछ कर नहीं पा रहे. तो अब वहां जो आपको दिख रहा है वो ममता दी की घबराहट दिख रही है. मोदी जी कोई घबराए हुए नहीं है, और वैसे भी मोदी जी तो सेंटर में बैठे हैं. 80% स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है. 2-4 स्टेटें और बची, मुझे लगता है जिस हिसाब से जा रहे हैं वहां भी हो ही जाएगा. तो आप बताइए आरजू जी, अगर आप 80% स्टेटों में भी हो और सेंटर में हो, आपको फर्क पड़ रहा है? आपको कौन हिला रहा है? कौन हिलाएगा आपको? आपके पास तो 303 सीटें हैं, 270 ही चाहिए. फिर भी खैर हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ जो है, ऑफ कोर्स कंट्री में अगर सब कुछ पीसफुली ना चल रहा हो तो एज अ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल थोड़ी बहुत घबराहट होनी चाहिए मोदी जी को. लेकिन जो हम एलओसी की बात कर रहे थे वायलेशन की, तो वो तो अगर हम, मेरे और आपकी जगह, हम तो सिविलियंस बैठे हैं, अगर दोनों तरफ के कोई आर्मी के बैठे होते तो उन्होंने, इंडिया ने कहना था कि पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान ने कहना था कि इंडिया करता है, और उसके बाद मानना किसी ने भी नहीं था. लेकिन बात यही है कि वायलेशन दोनों साइड से होती है. ऐसा नहीं होता कि हमेशा पाकिस्तान करता है और आप लोग सिर्फ पलट के जवाब दे रहे होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मेरे ख्याल से उधर से भी कुछ ना कुछ होता ही है. एक ही तरह के लोग रहते हैं सर, अब एक ही तरह की सोच है, एक ही तरह के बैठे बैठे कहते हो कि चलो थोड़ी सी फायरिंग कर लेते हैं. तो लेकिन ये है कि अब उस चीज को रोका गया है, तो मेरे ख्याल हमें इसको वेलकम करना चाहिए. अगर बेशक 4 दिन के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो, लेकिन एक अच्छी चीज तो हुई है. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा कुछ है कि जिसको लेके आगे चला जा सकता है दोबारा से. उस चीज को थोड़ा पीसफुली, मैं ये नहीं कह रही कि दोस्ती हो जाएगी, आना जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक जैसे कहते हैं ना कि वो जो ब्लेम गेम चल रहा था वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, आपको लगता है? देखिए शांति का तो हर तरफ से वेलकम है. हम तो शांति के लिए हमेशा आगे रहते हैं. हम तो सनातन तो शांति की बात करता है. और आपको याद होगा मोदी जी ले गए थे, उन्होंने बोला भाई हम भगवान कृष्ण के वंशज है जो बांसुरी बजाते हैं, बट उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, जो मोस्ट एज पर हिंदू मैथोलॉजी ये सबसे खतरनाक और लीथल वेपन है. तो अगर एक हाथ में बांसुरी तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है. जब तक बांसुरी से बात चल रही है, बातचीत चल रही है, ठीक है. जिस दिन नहीं चलेगी तो सुदर्शन चक्र वाला ऑप्शन तो है ही ना. दोनों अपने हाथ में. ये चाइना भी भले बात से समझ गया, 10 महीने लगे जी जिनपिंग और उनके जनरलों को समझने में. चलिए अच्छी बात है, समझ आ गई. अगर ये पीस हो, अगर टेररिज्म रुके, तो संभावनाएं, मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूं तो ऑप्शंस बन सकते हैं. बट अगर पीस नहीं हुई, टेररिज्म नहीं रुका, तो ऑप्शन बनने का तो सवाल ही नहीं. मैं आरजू जी, मैं पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं. मैं एक सलाह देना चाहूंगा, अगले 30 साल तक पाकिस्तान शुड कंसंट्रेट ऑन 2 थिंग्स. आपके बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस बदलना है. एक है ट्रू डेवलपमेंट और ट्रू डेमोक्रेसी. अगर इन 2 चीजों पे 30 साल पाकिस्तान करे, भाई छोड़ दो ये कश्मीर, ये लड़ाइयां झगड़े, डेवलपमेंट. आपकी आबादी कम है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं. और जो डेमोक्रेसी है उसको एक ग्रास रूट लेवल पे लाना. ये नहीं कि भाई आज नियाजी को हटा के काजी को बनाएंगे. मैं, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ. बाजवा को हटा के ख्वाजा को बनाएंगे, ये नहीं करना. अगर रियली डेमोक्रेसी है, आप देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसी है. मोदी जी जा रहे हैं बंगाल, ममता जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, नड्डा जी जा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? ये हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, भाई आप हमें वोट दो. ममता जी अपनी बात कह रही, मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं, बट फैसला कौन कर रहा? लोग. जिस दिन ये परिस्थिति आ जाए
चाहिए कोई आर्मी वाले भी हैं, वो लड़े, इलेक्शन लड़े, जीते, चाहे यहाँ मिस्टर नियाजी खड़े हो, वहां से मिस्टर XYZ खड़े हो, अगर लोग जिस दिन लोग का वोट और ओपिनियन ट्रू सेंस में मैटर करेगा, और जब सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो, अगर आपको हमसे मुकाबला करना, करिए, डेवलपमेंट करिए ना, गरीबी को हटाने में करिए, तरक्की लाने में करिए, इंडस्ट्री लाने में करिए। आप बोलिए सुमित जी आप तो फार्मा हब हो जी, हम हैंडलूम हब है, आप जी इसका हब हो, हम ये हब है, आपका GDP इतना जी, हमारा GDP, उन चीजों पर मुकाबला हो ना तो मजा भी आए। तो अब ये जो भाई आपने हमारे 5 मार दिए, हमने आपके 6 मार दिए, तो ये अल्टीमेटली आदमी मर ही रहा है ना। आप देखिए, किसी की जान जाती तो किसी का फायदा तो होता नहीं। बट ये है कि अब हम क्या करें, अगर आपका वो जो कश्मीर का जुनून है वो खत्म ही नहीं होता। देखिए 70 साल से कश्मीर के लिए 4 जंगें लड़ गए, 30 साल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं भाई कोई तो इनसे पूछे आपको मिला क्या। अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा छोड़ दो भाई इसको। आप मुझे बताइए अभी प्रायोरिटी वैक्सीन है या मिसाइल है, क्या है? अभी RPG खरीदा जाए या PP खरीदा जाए? अभी हम बंदूक खरीदे या अभी हम अपना मेडिकल बजट बनाए? किसको बढ़ाए? हाइपर इन्फ्लेशन की परिस्थिति है पाकिस्तान में, आपको पता है 34% फूड इन्फ्लेशन है, 17% इन्फ्लेशन है, करेंसी आपके पास 1 आध बिलियन का रिजर्व, आप नोट छापे जा रहे हो। कहीं मैं ईश्वर से ये मांगता हूँ कि ऐसी जिम्बाब्वे जैसी स्थिति ना हो जाए, वेनेजुएला वाली स्थिति ना हो जाए। अभी मैं अर्ज करूंगा ये जितने भी आपके आर्मी के जनरल हैं, मिस्टर नियाजी है, वो इस पे कंसंट्रेट करें मैडम। अभी जरूरी ये है, उसके लिए पीस होना जरूरी, आप डेवलपमेंट करें, आप अपने लोगों का भलाई करें। इन सब चीजों में पढ़ के अगर 70 साल से कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? और एक चीज लास्ट बोलना चाहूंगा मैं इस बारे में, अगर आप देखिए, अगर आप आर्मीज का कंपैरिजन करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करते, टेक्निकल पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करते हैं, आपको लगता है वो कंपैरिजन है? नहीं है। एयरफोर्स का कंपैरिजन है? नहीं है। आर्मी का नहीं है, नेवी का नहीं, तो भाई ये जंग की बातें क्यों? इससे मिलेगा क्या? कोई फायदा तो होना नहीं। जी नहीं, बिल्कुल सुमित जी, मैं भी यही कहती हूँ कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दोनों कंट्रीज को अपनी अपनी जगह अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, और जो कश्मीर का इशू है वो आपस में बातचीत करके, और उसको जो भी उसका है इशू, उस इशू को बिल्कुल खत्म तो करना ही होगा। वो कब तक चलता रहेगा, तो उसके लिए कोई सिविलाइज तरीके से भी उसका हल निकाला जा सकता है, बजाय एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने से। और वहां के लोग जो कश्मीरी हैं उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, जैसा वो चाहें, उनकी जमीन है, वो उनके लोग हैं, वो वैसे ही रहें। और बाकी बिल्कुल मैं तो खुद कहती हूँ कि कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की चाहे आप पॉपुलेशन को देख लें, चाहे किसी भी चीज को देख लें, भारत के मुकाबले में कम है। तो हमें करना भी नहीं चाहिए, और एक अच्छे नेबर्स की तरह रहना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत तो नेबर्स में होती रहती है, तो वो हल्की फुल्की रहनी चाहिए, बहुत लंबा नहीं लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और साथ ही आई होप कि ये वैक्सीन जो है ये हर किसी को मिल जाएगी, आपके यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। और आई विश कि वो जो आप कह रहे हैं 2-4 लोगों को, तो उनको भी साइड इफेक्ट्स ना हो। जी, आप कुछ जी, कहना चाह रहे थे? दो बातें आरजू जी। जी। जो पहले वैक्सीन की बात करूंगा, मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान चाहे वो इंडिया को अप्रोच कर सकता है वैक्सीन के लिए, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मोदी जी मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी को मना नहीं करते, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी वाली काम है। जैसे हमारे वैक्सीन पे लिखा सर्वे संतु निरामया, कि लेट वर्ल्ड बी डिजीज फ्री, वासुदेव कुटुंबों का, वर्ल्ड इज अवर फैमिली, इसको प्रूव करने का टाइम आ गया। दूसरी बात आपने कश्मीर की बोली, देखिए मैडम, कश्मीर में जो हो सकता है, अगर कभी बातचीत होती है, अगर वैसी परिस्थिति बनती है, जो भी गिले शिकवे है वो दूर हो सकते हैं। देखिए वहाँ प्लेबिसाइट या ये सारे ऑप्शन तो है नहीं, वो तो रूल आउट कीजिए। हाँ, अगर आपस में बैठ के पूरी बात हो जाए, क्योंकि लोग जो है, आप GDC इलेक्शन के बाद आपने देखा होगा, आपने कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसके बाद देखा होगा, लोग इंडिया के साथ हैं। हाँ, कुछ कश्मीरी पॉलिटिशियन हैं जो कुछ इधर-उधर की बातें करते हैं, पर वो उनकी राजनीति है, उन्हें करने दीजिए, वो सियासी रोटियाँ गरम करते हैं, उन्हें करने दीजिए। पर मैं यही बोलूँगा कि आप एक परिस्थिति सोचिए आरज़ू जी, 1 मिनट के लिए, ये कश्मीर को भूल जाइए, आज पाकिस्तान कहाँ होता? ये जवाब आप पाकिस्तान के लोगों, दर्शकों से पूछिए। आई रेस्ट माय केस। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं और आप जैसे लोग हम तो यही कहते रहेंगे कि हम पीस की तरफ हमें जाना चाहिए, और अगर कोई थोड़े बहुत इश्यूज हैं
तो वो बातचीत से खत्म करने चाहिए, क्योंकि डिबेट का रास्ता कभी भी नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेट को आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती, तो वो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you.